प्रसाद के बारे में पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो कविता लगी हुई है आत्मकथ्य, इसमें ऐसा क्या बताया गया है कि ये इतनी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है, इससे आप क्या समझते हो, इसमें हमको क्या दर्शाया गया है, आज हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जानकारी करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म क्या कहाँ हुआ था, इन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है, आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो बनता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए थे। ये कौन से कॉलेज में पढ़ने गए थे, कॉलेज का नाम पूछा जाता है तो कौन से कॉलेज में पढ़ने गए थे, ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए थे, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे ये नहीं पढ़ पाए, क्योंकि इनकी जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी, प्रतिकूल थी, जिसके कारण ये इन्होंने आगे का अध्ययन जो किया था वो कहाँ पर किया था, अपने घर पर ही किया था। तो इनके पिता का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि क्या थे, काव्य प्रेमी थे। इनके पिता कौन थे, देवी प्रसाद साहू थे, जो कि काव्य प्रेमी थे और किसका व्यापार करते थे, वो तंबाकू का व्यापार करते थे। क्या करते थे पिता, तंबाकू का व्यापार करते थे। जो प्रसाद जी हैं उन्होंने अध्ययन जो किया था वो कहाँ पर किया था, घर पर ही किया था। बाद में ये इन्होंने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया, हिंदी का अध्ययन किया और फारसी का भी अध्ययन किया। देखो कितनी बड़ी सफलता है कि घर पर रहकर ही अध्ययन किया, क्योंकि इनकी स्थितियाँ कैसी थी, प्रतिकूल थी, इसलिए इन्होंने घर पर ही रहकर किस किस का अध्ययन किया, संस्कृत का किया, हिंदी का किया, फारसी का किया। आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप घर पर रहकर आराम से इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी हासिल कर सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक क्या माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, सन 1937 में इनका निधन हो गया। कब हुआ था इनका निधन, 1937 में हुआ था। उन्होंने किन किन का अध्ययन किया, आपको याद रखना है, हिंदी का किया, संस्कृत का किया और फारसी का किया था। और छायावादी काव्य प्रवृत्ति क्या है, इनकी प्रमुख कवियों में से क्या है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से नाम पूछा जाए तो किसका नाम प्रमुख माना जाता है, जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। अब देखो उनकी काव्य कृतियों से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है तो आपको याद रखनी है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं, चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। आधुनिक हिंदी की जो श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ क्या थे, सफल गद्यकार भी थे, आपसे पूछा जा सकता है। वो कवि तो थे ही, इसके अलावा और कौन थे, सफल गद्यकार भी माने जाते हैं। अब उनके नाटक कौन कौन से हैं, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुवसामिनी क्या है, उनके नाटक है। और कंकाल, तितली और इरावती क्या है, उनके उपन्यास माने जाते हैं। उनके नाटक यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसामिनी क्या है, उनके नाटक है। कंकाल, तितली और इरावती क्या है, उनके उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल क्या है, उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य क्या है, जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रसाद का साहित्य क्या माना जाता है तो आपको आंसर देना है, जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली
की लाक्षणिकता क्या है, उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, इतिहास और दर्शन में क्या थी उनकी गहरी रुचि थी। जयशंकर प्रसाद की किसमें रुचि थी, इतिहास में और दर्शन में, जो उनके साहित्य में हमको क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। आगे का जो मैंने लिखा है ये किसके बारे में लिखा है कि जो इनकी आत्मकथा कविता थी वो कैसे उत्पन्न हुई, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रेमचंद के संपादन में क्या हुआ था। हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। किसने आग्रह किया था, प्रसाद जी के मित्रों ने क्या आग्रह किया था कि वो आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता क्या है, आत्मकथा है, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। यह कविता पहली बार कहाँ प्रकाशित हुई थी, 1932 में प्रकाशित हुई थी और हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। और ये जो हंस पत्रिका थी ये किसके संपादन में निकलती थी, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। तो उनकी जो कविता थी आत्मकथा वो किसमें प्रकाशित हुई थी, हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई यह कविता है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने क्या बताया है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो ये जो कविता है आत्मकथा, इसमें प्रसाद जी ने देखो क्या बताया है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की क्या की है, मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की जो कथा है एक सामान्य व्यक्ति के जीवन दर्शन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। जयशंकर प्रसाद देखो क्या कहते हैं कि उन्होंने शब्दों एवं बिंबों के माध्यम से बताया है कि उनके जीवन की जो कथा है वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग क्या करें, वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरह क्या है, कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान व्यक्ति की क्या बताई गई है, विनम्रता बताई गई है। तो आज हम इस कविता का अध्ययन करते हैं जिसका शीर्षक क्या है, आत्मकथा। ये हिंदी के जिन जिन एग्जाम में लगी हुई है उन सब के लिए ये उपयोगी कविता है और इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि कवि के जीवन का यथार्थ वर्णन हमको पता चलता है। कवि ने स्वयं आत्मकथा तो नहीं लिखी है लेकिन आत्मकथा के माध्यम से उसने अपने जीवन के रहस्यों का क्या कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। देखो कवि क्या कहता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे कि यह गागर रीति। देखो कभी कितनी अच्छी बात क्या कह रहा है, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। सबसे पहले तो कभी कह रहा है मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद है, सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि जो प्रस्तुत पद का अंश है वो किससे लिया गया है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने क्या बताया है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव की बात कही है और जीवन की दुर्बलताएं जानने के इच्छुक लोगों पर कटाक्ष किया है कि लोग हमारे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या अभाव है इसके बारे
में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, कटाक्ष किया है लोगों पर। तो वो क्या कह रहे हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मधुप का क्या मतलब है, इसमें मधुप का मतलब है गुंजन करता हुआ भंवरा। कौन है मधुप, गुंजन करता हुआ भंवरा होता है, वो गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। गुंजन करते हुए भंवरे और डालों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जो डालों से क्या होती हैं, मुरझाकर गिर रही घनी पत्तियां जीवन की क्या करते हैं, करुण कहानी ही सुना रहे हैं। ये जो भंवरा है, ये जो गुनगुनाता रहता है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी कहानी ही कह रहा है। इसी तरह से जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो मुरझाकर क्या कह रही हैं, अपनी व्यथा ही कह रही हैं। उनका क्या है, अपना जीवन भी क्या है, व्यथाओं की क्या है, कथा है। कहने का आशय क्या है कि जो फूल पर भटकते भौरे की गुंजार क्या होती है, जो भौरा होता है वो क्या करता है, फूल से फूल पर क्या करता रहता है, भटकता रहता है। तो क्या है, उसकी कभी ना तृप्त होने वाली क्या है, प्यास की करुण कहानी है। इसी प्रकार जो डाल होती है उस पर मुरझाकर जो गिरने वाली पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, जीवन की नश्वरता की कहानी ही कहती हैं, क्योंकि वो मुरझाकर क्या कर रही हैं, गिर रही हैं। तो वो क्या संदेश दे रही हैं कि ये जीवन क्या है, नश्वर है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब देखो वो कभी क्या कह रहे हैं, इस अनंत नीले आकाश के नीचे क्या हो रहे हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस अनंत नीले आकाश के नीचे क्या है, असंख्य जीवन इतिहास पल रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं, सबका क्या है, अलग अलग इतिहास है, सबकी अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये क्या करते हैं, इन्हें लिखने वालों ने ही क्या किया है, स्वयं अपने ऊपर ही क्या किया है, व्यंग एवं उपहास का पात्री बनाया है। कवि ने देखो कितनी अच्छी बात की है, जो आत्मकथा लिख रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर ही व्यंग कर रहा है, अपना ही मजाक उड़वा रहा है। जो अपने बारे में, अपनी दुर्बलताओं के बारे में लिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्हें लिखने वालों ने ही क्या किया है, स्वयं को ही व्यंग एवं उपहास का पात्र बनाया है। तो कभी आगे देखो क्या कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कभी मित्रों से कह रहे हैं, फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो। क्या कह रहे हो, सबका अपना अपना इतिहास होता है। कभी मित्रों से पूछ रहे हैं कि क्या यह सब देखकर भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता से युक्त आत्म कहानी लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। फिर कभी कहता है कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त यदि आत्म कहानी लिखे, इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा। तो वो क्या कर रहा है, अपने मित्रों पर व्यंग कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कही है। तो आत्मकथा कहानी में वो क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन के अभाव के बारे में लिखूंगा, तो क्या तुम सुनकर सुख पाओगे। मेरी यह गागर रीति, जो मेरे जीवन की असफलता है, जो मेरा जीवन अभावपूर्ण है, यह जो मेरा जीवन की रीति गागर, जो मेरे जीवन रूपी गागर है, ये क्या है, शून्य है। इसको देखकर क्या तुम खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम क्या सुख पाओगे। तो कवि प्रसाद ने इसमें क्या किया है, अपने जीवन का प्रतीकात्मक वर्णन किया है, अपने जीवन का क्या किया है, प्रतीकात्मक वर्णन किया है। और वो कह रहे हैं कि इस नासमान दुनिया में दुख तकलीफों का क्या है, कोई अंत नहीं है। और इस पद्यांश में यदि हम देखें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, और प्रतीकात्मकता छायावादी शैली हमको दिखाई देती है। फिर देखो आगे कवि क्या कहता है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रपंचना औरों को दिखलाऊं मैं। अब देखो इसमें कवि क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले तो आपको ये दूसरा पद्यांश है, इसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की जो कविता है आत्मकथा से
लिया गया है। इसमें कवि जो है वो अपने मित्रों के आग्रह पर आत्मकथा लिखने के संदर्भ में देखो क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। कवि प्रसाद कहते हैं कि मित्रों कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस सुनने खाली गगरी जैसे जीवन के बारे में पढ़कर अपने को समझो, तुम अपने को ही क्या समझने लग जाओ, अपराधी समझने लग जाओ, और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने क्या किया है, मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। तुम्हें सुख मिलेगा तो तुमने क्या किया है, तुमको ऐसा महसूस नहीं हो कि तुम अपने को अपराधी समझने लग जाओ और तुमको ऐसा लगने लग जाए कि तुमने मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। कहने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि मेरे जीवन की खुशियों को चुराकर तुम अपनी खुशी क्या है समझना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की गागर क्या है, बिल्कुल खाली है। आगे कवि जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मेरे जो जीवन है मैंने अपने जीवन में अपनी भूल और ठग जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता अर्थात सरल हृदय की हंसी में उड़वाना नहीं चाहता हूँ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कभी कहता है कि मेरे जीवन की गागर तो क्या है, बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं अपनी भूलों को और ठगों को संबोधित करते हुए अपनी सरलता अर्थात अपने हृदय की हंसी नहीं उड़वाना चाहता हूँ। जीवन का ये अर्थार्थ क्या है, भूलूं अपनी या प्रपंचना औरों की दिखलाऊं मैं। इसलिए कवि कह रहा है जीवन का यथार्थ यही है कि जीवन सत्य अगर सबके सामने आते हैं तो लोग क्या करते हैं, सहानुभूति नहीं जताते हैं, वरन क्या करते हैं, खिल्ली ही उड़ाते हैं। भूलें अपनी या प्रपंचना औरों की दिखलाऊं मैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। लोग क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मैं अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, कभी अपनी भूलें दिखाकर या बताकर दूसरों का सत्य क्या करना चाहते हैं, सामने नहीं लाना चाहते हैं। इससे क्या होता है, लोग सहानुभूति तो नहीं जताते हैं बल्कि क्या करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो इसकी यदि सारांश में आप क्या लिख सकते हो, विशेष में कभी अपनी विवशता बता रहा है और दुर्बलता अपने मित्रों के समक्ष लाना नहीं चाहता है। वो क्या कह रहा है मित्रों से, मैं अपनी विवशता को, अपनी दुर्बलता को तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहता हूँ। वे नहीं चाहते कि जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं जो उनके, वो सबके सामने प्रकट हो। और इस पद्यांश में क्या है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, और क्या कह सकते हैं, छायावादी प्रतीकात्मकता शैली है, अनुप्रास अलंकार है, और तत्सम शब्द का प्रयोग है। अब आगे देखो क्या कहते हैं कवि, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो कभी देखो आगे आपको सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से लिया गया है। इसमें कवि देखो आगे क्या कहता है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं इसमें कि मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए हुए जो जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बता सकता हूँ। मधुर चांदनी रातों की, मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी, मधुर चांदनी रातों की बातें सबके सामने कैसे बताऊं। वे तो मेरे प्रेमल जीवन की क्या है, निजी अनुभूतियां हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, क्योंकि उस काल में तो मैंने क्या किया था, अपने प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए और उससे बातें करते हुए जो बातें की थी, उन बातों को मैं कैसे तुम्हारे सामने लिख सकता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, अर्थात मैं उन्हें दूसरों को कैसे बताऊं, अर्थात उन भूली स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को क्या नहीं करना चाहता, व्यतीत नहीं करना चाहता। कभी कहते हैं कि मैंने जीवन में सुख
कवि क्या कह रहे हैं कि मैंने जीवन में सुख के जो स्वप्न देखे थे वे कभी क्या नहीं हुए, साकार नहीं हुए। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों को मैं तुम्हारे सामने नहीं बता सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं कि मैं भूली स्मृतियों को जगाकर अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने जीवन के जो सुख के स्वप्न देखे थे, मिला कहाँ वह सुख, सुख के जो स्वप्न देखे थे जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, वे कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी भाव में आते आते क्या हो गए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, सुख मेरी बाहों में आते आते, आलिंगन मतलब बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। और मेरा अपने प्रिय को पाने का जो सपना था वो क्या हो गया, अधूरा रह गया। इस कारण कवि क्या है, आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहते हैं जिससे उसकी वे बातें सबके सामने ना आ पाए, जिससे उसकी वो सारी बातें नहीं आ पाए सबके सामने। तो विशेष में क्या कह सकते हैं, कवि अपनी मधुर स्मृतियों की इसमें बातें कर रहे हैं और मधुर स्मृतियों को याद करके कवि क्या हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। और इसमें क्या कह सकते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, छायावादी प्रतीक शैली है, अनुप्रास अलंकार है और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अब देखो आगे क्या बताया गया है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में उनकी स्मृति पाते बनी है, थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इसमें देखो कवि क्या कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की, कवि स्मरण कर कह रहा है कि मेरे प्रिया के जो लाल लाल कपोल थे वो इतने मतवाले और सुंदर थे, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी क्या करती थी, अनुरागनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में, कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा क्या करती थी, उसी से उधार लिया करती थी। कहने का भाव यह है कि मेरे प्रिया के लाल लाल कपोल कैसे थे, उषा कालीन लालिमा से भी सुंदर कवि बता रहा है। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। फिर कवि कहता है कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियां मुझ जैसे थके पथिक के लिए क्या बनी हुई हैं, संबल बनी हुई हैं, अर्थात आधार बनी हुई हैं। और उसी संबल के सहारे मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन रूपी रास्ते पर चल रहा हूँ। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। फिर कवि कहता है कि तुम मेरी वेदनामयी स्मृतियों को जगा कर देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, इसलिए कवि नहीं चाहते कि वे आत्मकथा लिखकर अपनी वेदनामयी स्थिति को क्या करें, सबके सामने प्रस्तुत कर सके। सीमन क्या होता है, सिलाई होता है। सीमन मतलब उसके अंदर जो प्रेमिका की वेदनामयी स्मृतियां भरी हुई हैं, क्या तुम उसके उधेड़ कर देखोगे तो कभी उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। तो कभी नहीं चाहता कि वह अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी वेदनामयी स्थिति को सबके सामने लाए। तो कवि ने इसमें क्या किया है, अपने जीवन की व्यथाओं को स्पष्ट किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, आत्मकथात्मक छायावादी शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। अब आगे देखो कवि क्या कहता है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें देखो मौन का मतलब होता है चुप होता है, और का मतलब क्या होता है, दूसरों की होता है। आत्मकथा क्या होता है, अपने जीवन की कहानी स्वयं कहना। मौन क्या होता है, शांत होता है। और व्यथा क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से लिया गया है। इसमें कवि क्या है, अपनी व्यथा ना सुनाकर दूसरों की चुपचाप क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, तो कवि कहता है कि मेरे छोटे से सामान्य जीवन की अनेक घटनाएं घटी हैं, मैं आज उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां कैसे कह दूं, कि यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि क्या कह रहा है, इससे तो अच्छा मेरे लिए यही है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर क्या करूं, दूसरों की आत्मकथाएं सुनता रहूं।
कभी क्या कह रहा है कि मैं इससे अच्छा तो मेरे लिए यही है। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, मैं औरों के बारे में सुनूं लेकिन मैं खुद क्या रहूं, स्वयं मौन रहूं। इससे तो अच्छा मेरे लिए यही है। कभी अपने मित्रों से कह रहे हैं सुनकर क्या तुम भला करोगे, कभी अपने मित्रों से कह रहे हो भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, अभी मेरे पास क्या है, समय भी नहीं है, उसमें तुम्हारे कोई काम की बात भी नहीं है और अभी मैंने कोई महानता भी प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में मैं अपने अनुभव लिखूं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसके साथ एक बात और भी है कि इस काल में मेरे जीवन के जो सारे दुख दर्द हैं और व्यथाएं हैं वो थके हुए हैं, शांत हैं। आत्मकथा इसलिए मैं उन व्यतीत करने वाली स्मृतियों एवं व्यथा वेदनाओं को फिर से जगा दूं। मेरे अंदर अभी वो शांति है, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको फिर से जगा दूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, आत्मकथा लिखकर उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। तो इसमें कभी क्या कर रहा है, अपनी जीवन कथा की वेदना व्यथा सुनाकर अपने मित्रों को क्या नहीं करना चाहते, निराश नहीं करना चाहते। क्योंकि यदि तुम मेरी जीवन व्यथा सुन लोगे तो तुम निराश हो जाओगे। इसमें खड़ी बोली हिंदी है, अनुप्रास अलंकार है और छायावादी क्या है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। तो देखो जयशंकर प्रसाद कितनी अच्छी बात कर कह रहे हैं जो आज के संदर्भ में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। हम क्या है, दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं हमको नहीं जानना, हमें केवल आत्मचिंतन करना है, अपने स्वयं के बारे में जानना है, अपनी कमियों को देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, उनको दूर करना है। हमें क्या मतलब है कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम क्यों जाने उसके बारे में। तो कभी यही कह रहा है कि तुमको क्या करना है मेरे बारे में जानकर, मैं क्यों आत्मकथा लिखूं, मैं क्यों आपको अपनी सारी बातें बताऊं और मेरे जो अभाव के बारे में जानकर तुमको क्या प्रसन्नता मिलेगी, तुमको क्या सुख मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने ये आत्मकथा कविता पढ़ाई है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।